नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप सोनी, फैमिली फिजिशियन, जयपुर मानसरोवर में प्रैक्टिस करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है ताकि आप हेल्थ टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से में समझ सकें। ये वीडियोस एक कॉमन लेमैन जो कि नॉन मेडिको है उसे भी बहुत इजीली समझ में आएगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड वीडियो है। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B12। दोस्तों, अगर विटामिन B12 को हम एक सुपर हीरो न्यूट्रिएंट कहें तो ये एग्जेजरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसके जो फंक्शंस है बॉडी में हमारी, वो एक बहुत ही ज़्यादा बहुत एक्सटेंसिव फंक्शंस है। और ये क्या करता है इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन B12 का केमिकल साइंटिफिक नेम क्या है। इसे हम कहते हैं कोबालामीन। कोबालामीन क्यों कहते हैं कि इसके सेंटर में एक कोबाल्ट एटम होता है और उसके चारों तरफ पायरोल रिंग्स होती है, जो कि कोरिन स्ट्रक्चर भी जिसे कहा जाता है। तो कोबाल्ट एटम होने की वजह से कोबालामीन कहा जाता है। अब दोस्तों, ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। एक्सटर्नली हमें लेना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स से अपनी बॉडी से सिंथेसिस नहीं कर सकती है। तो अगर इसे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन बी बॉडी का कहें तो ये गलत नहीं होगा। फिर दोस्तों बात करते हैं कि विटामिन B12 करता क्या है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में निरंतर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। हमारी बॉडीज दुनिया की सबसे आधुनिक लैब अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई लैब रिएक्शन, कोई ना कोई आपके केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं। और इन केमिकल रिएक्शंस को जरूरत होती है कुछ एंजाइम्स की और कोफैक्टर्स की, जो कि केमिकल रिएक्शंस करने में हेल्प करते हैं। तो विटामिन B12 एज ए कोफैक्टर काम करता है और सभी आपकी जो ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं इन्हें फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है एंजाइम्स के रिएक्शन करने में। अब अगर हम एक के बाद एक बात करें तो सबसे पहला ये करता है डीएनए सिंथेसिस में हेल्प। दोस्तों, डीएनए हमारी एग्जिस्टेंस का एक सार है, बेसिस है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो डीएनए ही ट्रांसफर करता है। तो विटामिन B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डीएनए के सिंथेसिस में और इसके मेंटेनेंस में। फिर बात आती है एनर्जी प्रोडक्शन। दोस्तों, एनर्जी की करेंसी, जैसे रुपया करेंसी होता है हमारे पैसे का, वैसे एनर्जी की करेंसी को अगर बोले यूनिट बोले तो होता है एटीपी। तो इस एटीपी को बनाने के लिए बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल में विटामिन B12 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उससे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है और फाइनली एटीपी मिलता है। तो आसान शब्दों में समझें तो अगर एनर्जी प्रोडक्शन हम बॉडी में करना है हमें, तो विटामिन B12 की जरूरत हमें पड़ेगी। फिर तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरबीसी मैच्योरेशन। आरबीसी मैच्योरेशन क्या होता है कि जो हमारी जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स है, वो रेड ब्लड सेल्स जब मैच्योर होती है तो उसकी साइज, पहले उसकी इनिशियली साइज थोड़ी बड़ी होती है और इनइफेक्टिव होती है। उससे छोटा और इफेक्टिव बनाने में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम सीधे सीधे कहें कि जो आरबीसी का मैच्योरेशन है उसे इफेक्टिव फॉर्म में लाने के लिए B12 का होना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है नर्वस सिस्टम की। दोस्तों, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो एक उसकी एक यूनिट होती है न्यूरॉन। एक न्यूरॉन सेल होती है जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। तो ये जो न्यूरॉन होता है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। इस माइलिन शीट के प्रोडक्शन के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए विटामिन B12 की बहुत ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है। फिर क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो नर्व ट्रांसमिशन होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स के जरिए, उसमें भी B12 का इंपॉर्टेंट रोल है। फिर तीसरा है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड का मेंटेनेंस। दोस्तों, बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से निरंतर कुछ हार्मफुल केमिकल्स जैसे होमोसिस्टीन या मिथाइल मैलोनिक एसिड हमेशा बनते रहते हैं। इन्हें आपको अगर कन्वर्ट करना है कुछ हार्मलेस केमिकल्स में, तो ये विटामिन B12 की मदद से होता है। तो विटामिन B12 की मदद से जो हार्मफुल केमिकल्स है वो खत्म करके आपके स्पाइनल कॉर्ड को हार्मफुल केमिकल से बचाया जाता है। फिर आता है फॉलिक एसिड सिंथेसिस। जो दूसरा विटामिन है फॉलिक एसिड, उसके भी सिंथेसिस में B12 का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर B12 डेफिशिएंसी होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी साथ में देखी जाएगी। फिर आता है कि जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में एज ए कोफैक्टर काम करता है। तो जितने भी बॉडी में एंजाइम्स हैं उनमें एज ए कोफैक्टर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। डिटॉक्सिफिकेशन में इसका रोल है। जो आपके फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनको एक कम हार्मफुल केमिकल बनाने में इसका रोल है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है। तो डेफिशिएंसी क्यों होती है ये समझने के लिए पहले पता करना पड़ेगा कि ये एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो पहली बात तो ये कि ये ओरली ही एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में अपने आप नहीं बनता, आपको ओरली बाहर से लेना पड़ेगा। तो जो भी विटामिन B12 युक्त हम खाना खाते हैं
उसका डाइजेशन मुंह में लार से, जो आपका सलाइवा होता है उसी से शुरू हो जाता है। उसमें कुछ आर प्रोटीन्स होते हैं, वो उस पर जुड़ते हैं, वो पेट में जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं इसे, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहते हैं। ये बनता है हमारे पेट में, एक पैराइटल सेल्स होती है जो कि इस इंट्रिंसिक फैक्टर को बनाती है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 से जुड़ता है, पेट में डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं, फिर फाइनली ये एब्जॉर्ब करने लायक बनता है। एब्जॉर्ब कहाँ होता है? एब्जॉर्ब होता है टर्मिनल इलियम, यानी कि जो छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट है, आंत के 3 होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसका जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि एब्जॉर्ब कैसे होता है या फिर हम इसे कैसे ले सकते हैं। तो ये जानना अब आसान हो जाएगा कि इसकी डिफिशियंसी के कारण क्या है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कारण है कि आपकी विटामिन B12 आपकी डाइट में है ही नहीं। वो क्यों हो सकता है? या तो आप खाना सफिशिएंट नहीं खा रहे, कोई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से लोग नहीं खा पाते, कई बार आप, कुछ लोग एक्सेसिव डाइटिंग करते हैं उसकी वजह से नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि जो एक्सट्रीम जो वीगन डाइट होती है जिसमें आदमी दूध भी नहीं लेता, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स कोई यूज नहीं करता, कोई दूध, छाछ, दही, कोई आपका किसी तरह का अंडा या कोई मीट वगैरह यूज नहीं करते, उनमें डेफिशिएंसी कॉमन है। फिर दोस्तों दूसरी चीज होती है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि आपकी डाइट में तो B12 सफिशिएंट मात्रा में है, बट बॉडी इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। अब इसका जो सबसे पहला कारण है वो है पर्नीशियस एनीमिया। ये एक बीमारी होती है, इसमें जो मैंने बोला था इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो पैराइटल सेल्स बनाती है, उन्हीं के अगेंस्ट बॉडी ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना पाता, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। दूसरी चीज आती है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, यानी कि आपकी जो पेट है उसकी जो अंदर की म्यूकोसा है, जो अंदर की त्वचा है पेट की, वो जल गई है या उसकी लाइनिंग खराब हो गई है, उस वजह से डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिफेक्टिव डाइजेशन हो रहा है। फिर तीसरी चीज आती है आपका कुछ बीमारियां जैसे क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस। दोस्तों पेनक्रियाज एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है जिससे एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। अगर पेनक्रियाज की बीमारी होगी तो ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं बहुत ही कॉमन चीज है अल्कोहलिज्म। जो लोग एक्सेसिव शराब का इस्तेमाल करते हैं उनके पेट का पीएच खराब रहता है, उनकी पेट की जो इनर लाइनिंग होती है वो खराब हो जाती है, डाइजेस्टिव जूसेस नहीं सिक्रीट हो पाते, ढंग से फूड का एब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं हो पाता। कुछ बीमारियां जैसे सीलियक डिजीज, क्रोहन्स डिजीज, जो कि एक माल एब्जॉर्प्टिव बीमारी है, उस वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। फिर दोस्तों कुछ सर्जरीज जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है जिसमें आंतों को छोटा कर देते हैं, जो मोटापे की सर्जरी होती है, जिस शॉर्ट बाउल सिंड्रोम होता है, जिनमें भी आपकी आंतों की और पेट की साइज को काट दिया जाता है, इसमें आपका B12 का एब्जॉर्प्शन खराब होता है। कुछ दवाइयां, दोस्तों एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है लोगों में कि एसिडिटी की दवाइयां जो होती है जिसे हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, उनका लोग एक्सेसिव यूज करते हैं बिना किसी जरूरत के भी कई बार। तो ज्यादा PPIs का, ज्यादा गैस की दवाइयों का यूज करने से पेट की एसिडिटी खराब होती है, डाइजेस्टिव जूसेस ढंग से नहीं काम कर पाते, खाना ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होता, इस वजह से B12 की डेफिशिएंसी होती है। कुछ और दवाइयां जैसे मेटफॉर्मिन हुई, आपकी जो शुगर की बहुत ही कॉमन दवाई है मेटफॉर्मिन, ये भी आपके B12 के एब्जॉर्प्शन को खत्म करती है, खराब करती है। कुछ और दवाइयां जैसे कि कॉल्चिसिन, क्लोरामफेनिकोल, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नियोमाइसिन, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो B12 के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती है। फिर दोस्तों कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं जैसे टेप बॉम्ब हुआ, कुछ ऐसे जिसे हम आसान शब्दों में कहें पेट के कीड़े। ये क्या करते हैं, आपका B12 एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाने से और बॉडी को उसको एब्जॉर्ब नहीं करने देते। तो ये पेट के कीड़े भी एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने का। कुछ इन्फेक्शन जैसे H पाइलोरी इन्फेक्शंस, कुछ आपके जो बैड बैक्टीरिया जो आपके गट में है, अगर उसकी ओवरग्रोथ हो जाए, खराब बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ जाए, तो वो भी B12 को एब्जॉर्ब नहीं करने देते। कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओल्ड एज। दोस्तों क्या होता है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक होता है, उस वजह से प्रॉपर B12 को ये लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो सीनियर सिटीजन्स में B12 की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन देखी गई है। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी की क्या लक्षण आएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो हम एक एक बात अगर शुरू करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, खून की कमी। जैसे मैंने पहले बोला था कि B12 के मैच्योरेशन, RBC के मैच्योरेशन के लिए B12 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो अगर B12 नहीं होगा तो आरबीसी जो बड़ी साइज की इनइफेक्टिव आरबीसी और छोटी और इफेक्टिव आरबीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, उस वजह से बॉडी में खून की कमी होगी। अब खून की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसमें आपका जो निरंतर थकान रहना, कमजोरी रहना, सांस लेने में दिक्कत आना, आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना, पाल्पिटेशन होना, अलग अलग मर्मर्स आना, हमेशा एक थकी हुई स्टेट में रहना, चेहरे का पीला पड़ जाना, बॉडी का जो टेक्सचर है वो आप एक अनीमिया के पेशेंट को देख के समझ सकते हैं कि इसमें B12 आरबीसी की खून की कमी है। फिर दोस्तों अगर ये नर्वस सिस्टम की बात कीजिए तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहला सिम्टम है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि हाथ पैरों में सुन्नपन रहना, झंझनाहट रहना, सुइयां चुभना, चींटियां चलना, बहुत ही कॉमन सिम्टम है। वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम्स है B12 डेफिशिएंसी के। फिर दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करती है, तो अगर B12 नहीं होगा तो स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इस बीमारी को कहते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई तो बॉडी का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का बैलेंस, बॉडी का आपका, जैसे मैंने यहाँ टच किया और मुझे ये फील हुआ, तो ये जो रिसेप्शन है, जो सेंसरी रिसेप्शन है, ये भी खराब होता है। मोटर फंक्शंस खराब होते हैं, मसल में वीकनेस आती है, आपका टेम्परेचर रेगुलेशन खराब होता है, डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक होना, लॉस ऑफ मेमोरी इज ए वेरी कॉमन सिम्टम, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन। दोस्तों बच्चों में अगर चिड़चिड़ापन ज्यादा है तो ये एक बहुत ही कॉमन साइन है विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। फिर आपका मूड चेंजेस, हमेशा लो मूड रहना, हमेशा मन नहीं लगना, डिप्रेशन होना, थके रहना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। फिर हमने बात की थी कि लैक ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें B12 का इंपॉर्टेंट रोल है। तो B12 नहीं होगा तो एनर्जी प्रोडक्शन बॉडी का हैम्पर होगा। हमेशा आप एक लो एनर्जी स्टेट में रहेंगे, आप बोलेंगे कुछ भी काम करने में दिल नहीं लग रहा है, आपकी बैटरी लो हो गई है, तो ये चीजें बहुत ही कॉमन है। फिर दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज में अगर B12 और फॉलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखे जाएंगे, जो बहुत ही सीरियस चीज है। बच्चे का नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को अलग से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं B12 के और फॉलिक एसिड के। फिर दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जॉन्डिस, पीलिया। ये क्यों होता है कि जो डिफेक्टिव आरबीसी होती है उसे बॉडी जल्दी खत्म करती है, उसका डिस्ट्रक्शन लीवर में होता है और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बिलीरुबिन बनते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड से आपका ब्लड खराब हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है तो पीलिया डेवलप होता है, उसकी वजह से पीलापन चेहरे पे आ जाना, आंखें पीली हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स है। फिर दोस्तों एक बहुत ही कॉमन सिम्टम आपके ओरल अल्सर्स, जिंजिवाइटिस, आपके जो आपकी जीभ है उसमें अल्सर हो जाना, छाले हो जाना, उसका जिससे बोलते हैं कि आप खुरदरा हो जाना, एक बाल्ड टीथ टंग होती है जिसमें आप ढंग से टेस्ट नहीं कर पाते, हमेशा बहुत ज्यादा मिर्ची लगना खाने में, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। फिर अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो लूज मोशंस, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, नौसिया, जी घबराना, वॉमिटिंग होना, वेट लॉस होना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। मसल वीकनेस मैंने बोला था। फिर आपका हेयर लॉस, बालों का झड़ना, असमय बालों का सफेद हो जाना, स्किन का आपका असमय आपकी स्किन जो एजिंग होती है, स्किन की एजिंग जो फास्ट हो जाती है, झुर्रियां पड़ना, स्किन की चमक खत्म हो जाना, ये B12 की डिफिशियंसी में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। फिर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकवरी। जब हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी में इंजरीज होती है, उन इंजरीज को ठीक करने के लिए बॉडी अपने आप रिकवर करती है अपने आप को। तो अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो ये रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जो वुंड आपका हफ्ते भर में ठीक होना होता है वो महीने भर में भी ठीक नहीं होता। तो जिसकी वुंड हीलिंग आपकी अगर डिले हो रही है तो B12 टेस्ट अपना अवश्य कराएं। फिर दोस्तों डिक्रीज्ड इम्यूनिटी, अगर बार-बार सर्दी, खांसी, जुकाम हमें लग रही है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, जिस वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है, वो डाउन हो गई है। तो इसमें अपना चेक कराएं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड विजन। जो भी दोस्तों आंखों से देख रहे हैं, अगर वो ब्रेन में पहुंचना है तो वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है। तो जैसे मैंने कहा था, अगर नर्व डैमेज हुआ तो B12 की डेफिशिएंसी से अगर नर्व डैमेज हुआ तो आपका जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा, प्रॉपर आपको दिखाई नहीं देगा, धुंधलापन आंखों में आना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। फिर इरेगुलर हार्ट बीट, पाल्पिटेशन इज ए वेरी कॉमन सिम्टम एंड साइड इफेक्ट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कितना विटामिन B12 हमारी डाइट में होना चाहिए। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें 0.5 से 1.5 माइक्रोग्राम तक उनकी डेली रिक्वायरमेंट है। बड़ों में ये 2.4 माइक्रोग्राम है
और दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज में और जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज होती है इसमें 2.8 से 3 माइक्रोग्राम पर डे आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस कैसे किया जाए कि B12 की कमी है या नहीं है। तो सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है। आपको खाली पेट ये ब्लड टेस्ट करवाना है सुबह सुबह। इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे आप? इसकी रिपोर्ट आती है पिकोग्राम पर ml में कॉमनली। 200 से 900, 200 to 900 इज द नॉर्मल रेंज। 150 से 200 आपकी बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी, और 150 से भी कम हो जाए तो ये आपकी डेफिशिएंसी। अब कुछ केसेस में दोस्तों ये अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। ये दो कारण से बढ़ सकता है, या तो आपने एक्सेसिव सप्लीमेंट लिया है, या अगर ये बहुत ही बढ़ गया है तो कुछ सीरियस बीमारियां जैसे कि ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में, लिवर फेलियर में और आपकी किडनी फेलियर में B12 का लेवल एक्सेसिव बढ़ जाता है। तो अगर रिपोर्ट में आपका B12 कम है या ज्यादा है तो ये दोनों ही थोड़ा कंसर्न का विषय है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कि आप क्या डाइट लें। तो डाइटरी सोर्सेस की बात की जाए तो ये एनिमल सोर्स में ज्यादा पाया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए आप मीट हुआ, ऑर्गन लिवर हुआ, आपका फिशेस हुई, फैटी फिशेस, एग्स हुई, इनमें इन्हें मिल जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो वेजिटेरियन वो भी नॉनवेज खाना शुरू कर दें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूध में, मिल्क प्रोडक्ट्स में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 होता है। तो दूध, दही, घी, चीज, पनीर, छाछ, ये अगर आप निरंतर सेवन करते हैं तो B12 डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। अब दोस्तों कुछ होता है आपका फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड क्या होता है कि आपके जो एक्सटर्नल जैसे कुछ जूसेस हुआ, कुछ सीरियल्स हुआ, कुछ ऑयल्स हुआ, इनमें अलग से विटामिन B12 की मात्रा मिलाई जाती है और लोगों को दी जाती है। तो ये एक अच्छा सोर्स है। फिर अब बात करते हैं कि प्लांट सोर्स। दोस्तों प्लांट सोर्स में एक रिसर्च का विषय है कि विटामिन B12 है, और है तो इसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाए। तो एक बात तो कंफर्म है कि प्लांट सोर्स में जो B12 है उसे एब्जॉर्ब करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी गट हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ेगी। जो आपके गट के, जो आपके इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरियाज है वो अच्छी शेप में होनी चाहिए, तभी प्लांट सोर्स से आप उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और प्लांट सोर्सेज में हम क्या क्या ले सकते हैं? आपका फर्मेंटेड फूड यानी खमीर युक्त खाना, आपका जो फर्मेंटेड रागी, फर्मेंटेड मिलेट्स, फर्मेंटेड राइस, डोसा, इडली, खमन, जो भी खमीर युक्त चीजें हैं जो खमीर से बनती है, जो फर्मेंटेशन से बनती है, वो आपकी गट हेल्थ को ठीक रखती है और B12 आपकी बॉडी में पहुंचाती है। फिर एक चीज है न्यूट्रिशनल यीस्ट। ये एक नया प्रोडक्ट है, इसे नूश भी कहा जाता है, और इसका आप एज ए थोड़ा टॉपिंग डाल के, थोड़ा उस पे स्प्रिंकल करके खाने में एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। इसमें भी B12 की मात्रा अच्छी बताई गई है। फिर कुछ आपकी हरी सब्जियां जैसे कि पालक हुआ, फिर कुछ जैसे बीट रूट, आपका जो चुकंदर हुआ, इसमें B12 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फिर एक स्पिरुलिना होता है, स्पाइरुलिना जिसे बोलते हैं, किसी वाटर एल्गी होता है, इसमें इसकी मात्रा ठीक ठाक बताई गई है। जो आपके व्हीट ग्रास होती है जिसे हम जवार कहते हैं, इसमें इसका मात्रा B12 की अच्छी पाई जाती है। फिर कुछ आपकी जैसे स्प्राउट्स हुए, स्प्राउट्स इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। B12 भी मिलेगा आपको, प्रोटीन भी अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेंगे। तो स्प्राउट्स नियमित रूप से कंज्यूम करना इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस। फिर कुछ हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब जैसे मोरिंगा होती है, इसमें B12 की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हम खाने से नहीं ले पा रहे हैं तो फिर अब बात आती है दवाइयों की, सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स ब्रॉडली दो तरीके होते हैं। एक तो होते हैं ओरल सप्लीमेंट्स जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में और सिरप्स की फॉर्म में आते हैं। अब इसकी भी डोज की बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। 15 माइक्रोग्राम से लेकर के 1500 माइक्रोग्राम तक की डोजेस होती है। ये कैसे लेनी है ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी एज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप ये लेंगे तो आपको ओवरडोज का और कम डोज का दोनों का खतरा है। तो इससे प्रॉपर आपके डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके ही लें। जो लोग टैबलेट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उनके लिए होता है B12 के इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन भी आपके IV IM दोनों तरीके से लग सकते हैं। ये वंस वीक से लेकर के वंस अ मंथ तक कितने टाइम देना है डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी डेफिशिएंसी पे। तो जब भी लें आप डॉक्टर से पूछ कर लें। फिर दोस्तों बात आती है कि विटामिन B12 अगर ज्यादा ले लिया तो क्या होगा। तो एक फायदा वाटर सॉल्युबल विटामिन होने का ये है कि काफी हद तक इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। जो भी हम ओवरडोज ले रहे हैं वो ज्यादातर आपके पानी के साथ फ्लश आउट हो जाएगी। फिर भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो भी दवाई लें आप डॉक्टर से पूछ के लें।
तो ये थी विटामिन B12 के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।